सर ये जो एक तासुर उभर रहा है कि आपकी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और गवर्नमेंट की कोई डील हो गई है और उस डील का एक हिस्सा है कि फैसल वाडा साहब का केस ही वापस ले लिया आपने। 3 साल आप केस लड़ते रहे और अचानक आपने केस वापस लेके जेब में डाल लिया। बहुत शुक्रिया, आपने पूछा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या खबरें चलाते आप लोग। फैसल वाडा साहब के खिलाफ मैंने केस किया था 2018 में, ठीक है, नेशनल असेंबली की सीट पे कि वो ड्यूल नेशनल था। उस वक्त मैंने रिटर्निंग अफसर को दरखास्त दी थी, ठीक है, कि ये ड्यूल नेशनल है 18 जून 2018 को, ठीक है। और उस वक्त रिटर्निंग अफसर ने नवीद सोमरो साहब ने इस पर ऑर्डर किया था कि उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिखाया फैसल वाडा से, जो पंच भी तक कैंसिल भी था, ठीक है, वो है ड्यूल नेशनल आज भी है। मुझे दोनों उसके बाद उन्होंने 4 दिन बाद दरखास्त दी है, तो मैंने इलेक्शन कमीशन में केस किया, सिंध हाई कोर्ट में केस किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया है। 2 साल 9 महीने लगे, कोई उससे जवाब तक नहीं ले सका, ठीक है, कि वो बाया वो नेशनल है कि नहीं। फिर मैंने अमेरिका आप केस लड़ते रहे, सुनो अगले वापस ले लिया, फिर अब अचानक वापस मुझे सवाल करने की इजाजत नहीं, तो आप सवाल पे सवाल तो ना करें, जवाब भी सुनना करें। 15 मिनट इंतजार करूंगा। नहीं 15 मिनट नहीं कर रहा है, 2 मिनट इंतजार करे। वो केस इन्फेक्शियस हो गया इस वजह से कि फैसल वाडा साहब ने रिजाइन कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने 50,000 जुर्माना लगा के वहां से ये इसने जंप मारा सेनेट के लिए। जब सेनेट में जंप मारा तो वहां सेनेट में भी मैंने इनको चैलेंज किया, रिटर्निंग अफसर ने मेरे एप्लीकेशन रिजेक्ट के दिए, मैंने पिटीशन दाखिल की जो आज भी सेनेट कोर्ट में पेंडिंग है। ये जो एप्लीकेशन है कौमी असेंबली के अगेंस्ट है, जो कि मेरे हिसाब से कानून के हिसाब से इन्फेक्शियस है, तो मैं इस पे टाइम जाया नहीं करना चाह रहा था। इसलिए जब इलेक्शन कमीशन ने 2 साल 9 महीने में जवाब तक नहीं ले सके, मजीद मुझे पीछे मुगत के, मेरा असल केस आज भी कौमी असेंबली की सीट खाली करा दी, आप सेनेट भी खाली कराओगे, इशारा देख लेना, ठीक है। यानी सेनेट का केस आपका जारी है, कौमी असेंबली तो वैसे इन्फेक्शियस हो गया वो केस, ठीक है, वो वैसे खत्म हो गया, वैसे खत्म हो गया। आपने वैसे दरख्वास्त वापस ली? नहीं, कभी नहीं लिया, अभी भी कोई दरख्वास्त बिल्कुल नहीं लिया, पड़ी हुई पेंडिंग, और अभी पेंडिंग है। मैंने दरख्वास्त, इस केस की वैसे कानूनी हैसियत खत्म हो गई। ये इलेक्शन कमीशन खामखा डेटें दे रहे हैं उनको खुश करने के लिए और अपने आप को वो करने के लिए, वरना इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसने 2.5 साल में 2 साल 9 महीने में बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। अच्छी बात है, अपनी पोजीशन आपने क्लियर कर दी। कमल साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है इस वक्त, माशी अशारिये भी पाकिस्तान के अच्छे हैं, ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान के खजाने के अंदर पैसे भी बहुत हैं, बाहर से रेमिटेंस भी आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ये एतराज़ भी किया जा रहा है कि 13,500 अरब रुपए के कर्जे भी आप ले रहे हैं। एक साइड पे आप ये कहते हैं कि कौम को खुददार होना चाहिए और ये भीख नहीं मांगनी चाहिए, कर्जे नहीं लेने चाहिए, ये लानत है, और दूसरी तरफ आप कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं और रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं, तो ये तजाद नहीं है? देखिए, पहली बात यह है कि जो पहले से कर्जे लिए गए हैं उनके ऊपर डेट रिटायर करना होता है। दूसरी बात ये, एक तो मैं फैक्ट्स आपको करेक्ट कर दूंगी, जो जितने ये बता रहे हैं कि कर्जे लिए हैं, जितने कर्जे लिए गए थे वो जिस वक्त डॉलर में लेते हैं और डॉलर अगर उसके अगेंस्ट रुपी डेप्रिशिएट करता है तो कर्जे जाहिर है उसकी आपकी जो क्वेश्चन है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि जितना डेट रिटायर करना है वो माशाल्लाह से जितना आपने कर्जे लिए हुए उसके ऊपर जो सूद की रकम है वो वापस करने के लिए आपको मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये एक जो डेट साइकिल में पाकिस्तान फंसा हुआ है और एक इसमें जो स्नोबॉल इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं कि 80 या 89% के ऊपर जब आप आ जाते हैं ना, डूबने वाले सिंकिंग, उसमें तो वो इतना बड़ा साइकिल बन जाता है कि उसको रोकना, स्नोबॉल इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, एक मुसीबत बन जाती है। तो इकॉनमी जिस वक्त रिवाइव कर रही है, आज माशाल्लाह सबसे ज्यादा इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स हैं आपके 23.5 अरब, 16 हमें डिप्लीटिंग मिले थे। पाकिस्तान की इज्जत फॉरेन रेमिटेंस से ठीक बच रही है। वैसे तो जितनी हमारी इनकम है उतने हमारे कर्जे हो चुके हैं और ये किसी भी मुल्क को डिफॉल्ट करवाने के लिए काफी होते हैं। नहीं, देखें जावेद चौधरी साहब, जब हुकूमत ली थी उस वक्त तो यही हालत थी। उस वक्त हम ऑलमोस्ट बस डिक्लेयर नहीं किया था, डिफॉल्ट के करीब थे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स ड्रॉप किए हुए थे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो जो उसका हुजम था $20 बिलियन का था, आज वो सरप्लस में है। दूसरी बात ये है कि आपका जो प्राइमरी यानी आप जो एक्सपेंडिचर है वो सरप्लस में है। जितने आपका खर्चा है ना मुल्क का या अपना खर्चा है वो हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन कर्जों के ऊपर जो आपने इंस्टॉलमेंट्स या उसको जो डेट रिटायर करना है उसके लिए आपको कर्ज। अच्छा, अब सवाल ये ना कि मसलन आज मुल्क की सूरत ये है कि आपको कर्जे अदा करने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं, तो इन कर्जों का जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं उनका जो बोझ होगा, कल कोई भी गवर्नमेंट होगी उस बोझ के नीचे मैं उसको आपको जवाब दे देती हूँ, बड़ा सिंपल जबान में बता देती हूँ। इकोनॉमिक टर्म में शायद कुछ लोगों को समझना है, अगर आपने कोई दुकान लगाई है और उसमें आपने कर्जा लेके सामान रखा है और अगर वो सामान नहीं बिकता और दुकान चलाने के लिए आप मजीद कर्जा लेंगे तो फिर तो आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन दुकान चलाने के लिए अगर आपने कर्जा लिया और पिछले
कर्जों को खत्म करें, लेकिन आपकी दुकान की बिक्री भी साथ शुरू होगी और प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो फिर आने वाले टाइम में एक वो वक्त आएगा कि आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, आपकी अपनी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। पिछली गवर्नमेंट थी 5.8 पे जीडीपी की ग्रोथ को वो भी ले गया है, और अभी हमारी 5.8 नहीं हुई, हमारी तो 4 ग्रेड है, इससे ज्यादा जाएगी। दो तरह की ग्रोथ होती है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट होती है, और एक खाली ग्रोथ। पूरे मुल्क में आज हम लैट्रिन बनवाने शुरू कर देना, पब्लिक टॉयलेट सिर्फ बनवा लें, तो हमारी ग्रोथ 7 पे जा सकती है। कंस्ट्रक्शन करते रहें, लेकिन आपकी एक्सपेंडिचर को बराबर करने के लिए आपकी इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए। पाकिस्तान कमा नहीं रहा था, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, यहां बंद हो गया था सब कुछ। 2016 में ब्लूमबर्ग में और पाकिस्तान की अपनी अखबारों ने छापा, 5 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद होने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लूम्स बंद होने की वजह से बेरोजगार हुए थे, और आप बाहर से सामान ला रहे थे। अब सवाल पाकिस्तान में ये हाल था कि ये पेंसिल भी हम नहीं बनाते थे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब जा रही थी, उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन हुई थी, और अब हमने 9 साल बाद जाके हम दोबारा $25 बिलियन पे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितनी एफर्ट की, उतनी एफर्ट करने के बाद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बराबर पहुंचे। तो कादर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा, मुझे एक सिर्फ मौका दें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब गई है तो उसके बाद पीटीआई नहीं आई, और माशाल्लाह जो बहुत एक्सपर्ट्स आए उनमें हमारे जो एक साबिक डिफेंस के मिनिस्टर भी रहे हैं और खुर्रम दस्तगीर साहब और कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके दौर में $19 बिलियन पर डिप कर गई। हालांकि वो खुद सारा जो ऊपर जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो सारे फैक्ट्री ओनर्स हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री तो छोटा लफ्ज है उनके लिए, और $2.5 बिलियन का, एक सिर्फ और सुन लें, $2.5 बिलियन का ये डेट छोड़ के गए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, और वो $20 बिलियन का डेट करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, इस किस्म के तो इंडिकेटर्स ये फरमाइएगा कि ये बार-बार जो आपकी लीडरशिप की तरफ से तकरीर की जाती है कि उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, माशी तौर पे तबाह कर दिया, महंगाई बढ़ा दी और ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। आज भी बिलावल साहब की तकरीर, उसका जो मेजर पोर्शन था इसी गवर्नमेंट के खिलाफ था। ये फरमाइएगा ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, और अच्छाई रेमिटेंस में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है सारी, तो ये अच्छाई, आपको अच्छी चीजें नजर नहीं आती इसमें? आप कैमरा लेके नीचे चले जाइए, इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी, माशाल्लाह जो वाक़या हुआ है उसको सेफ सिटी भी नहीं कहा जा सकता है। आप इस्लामाबाद कैमरे लेके जाए, आवाम से पूछो, उनको जीडीपी का, रिजर्व का, इन चीज़ों को पता है? वो तो चीनी का भाव पूछेंगे, वो तो आटे का भाव पूछेंगे, वो तो महंगाई का पूछेंगे। अच्छा, अब मोहतरमा ने एक बात की थी कि कर्जे लेने थी, ये सारी चीज़, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 126 दिन जो वो कंटेनर पे जो तकरीर करते थे, तो इसका मतलब इनको कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। यकीनन ये कर्जे पहले भी मौजूद थे। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही थी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं लिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही थी तो मुशर्रफ की हुकूमत ली थी, और ये सारे, और फिर ये जब कहते थे कि 10,000 अरब लिए, अभी 13,500 अरब तो आप खुद गिनवा रहे हो 2 साल या 3 साल में, मगर उसमें वो पैसे शामिल लिए जो IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोरोना की मद में उन्होंने लिए, यानी उधार तो नहीं है, वो उसको जो एक तोहफा कहो, खैरात को, जो मर्जी नाम दे दो। अच्छा, फिर उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर आपने सुनाई कि मैं जहाँ जाता हूँ, ये आपको याद है, यही वज़ीर-ए-आज़म साहब थे कि अगर मैं कर्ज दूं तो मैं खुदकशी करने को तरजीह दूंगा, कर्ज नहीं लूंगा। कर्ज के अलावा ऑप्शन नहीं इनके पास, ये भी बात इनकी ठीक है। तो फिर इसका मतलब वो बात ठीक है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, मैं कर्जे नहीं लेते, मुल्क डिफॉल्ट कर्जे, मैं मान लेता हूं उनकी बात, मगर इसके बाद पर यही कहे कि वो जो बातें हमने की वो बिल्कुल हम आवाम को धोखा दे रहे थे। जो हम तकरीर करते थे अगर मैं कर्ज दूं तो मैं खुदकशी करूंगा, तो दोनों बातें देखो, हम कोर्ट में गवाह खड़े करते हैं ना, तो ये बोलते हैं आपका पहला बयान सही था या ये वाला बयान सही था, तो मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूं, बिल्कुल मुल्क नहीं चलता है, कर्जे लेने पड़ता है, उसको सिस्टम को आगे रहे। लेकिन जो कंटेनर पे जो ये दावे करते थे वो तो सब झूठ था। फिर इसके मतलब तो ये जवाब दे दूं। वैसे आपके जवाब से पहले अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक ले लूं मैं। अब तो मैं आप लोगों से इजाजत लेके 1 मिनट का सिर्फ जवाब है, बट ठीक है, ब्रेक रहने दो। इंडिया ने एक दफा IMF के पास गया है जब वो डिफॉल्ट कर रहा था, उसके बाद वो IMF के प्रोग्राम से निकला, लॉन्ग टर्म उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और अपना फिस्कल जो पॉलिसी थी वो ठीक कर ली, उसके बाद दोबारा नहीं जाना पड़ा। हमारे से पहले 21 दफा ये गए, क्यों गए? इसलिए कि अगर आपने इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म करेक्शन इसका एक जवाब है, लेकिन तो फिर ये मसले मसाइल ऐसे ना, थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोबारा